नमस्कार और स्वागत है। आज की चर्चा एक बहुत बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं। 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ ये वो संख्या है जितने यात्रियों ने अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया है। अब सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये नंबर असल में भारतीय रेलवे के भविष्य की कहानी लिख रहा है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी को समझने जा रहे हैं। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, रेलवे की कुछ इंटरनल असेसमेंट्स भी हैं और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के एनालिसिस भी। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि ये 7.5 करोड़ का आंकड़ा क्या ये वाकई एक मील का पत्थर है या बस एक महंगा शो पीस। हाँ, यही सवाल है। क्या ये भारतीय रेलवे के लिए एक क्रांति है या बस कुछ चुनिंदा रूट्स पर चलने वाली एक फैंसी ट्रेन? यही हमें समझना है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो जो बेसिक जानकारी है वो ये कि फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी ये ट्रेन और तब से अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा जो हैरान करती है वो है इसका एक्सपेंशन। और ये चौंकाने वाला है। सोचिए, 2019 में सिर्फ एक ट्रेन थी जो दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती थी, सिर्फ एक। हाँ। और आज लगभग 6 साल बाद हम 164 से ज्यादा सर्विसेज की बात कर रहे हैं। 164? जी। और ये ट्रेनें देश के 274 से ज्यादा जिलों को आपस में जोड़ रही हैं। ये इंडियन रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। 1 से 164, ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। सिर्फ 6 साल में ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे की ऑपरेशनल प्लानिंग तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। बिल्कुल। और ये सब मेक इन इंडिया के तहत हुआ है, जिसमें वो ऑटोमेटिक प्लग डोर, जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट और घूमने वाली सीटें जैसी सुविधाएं हैं। ये साफ है कि रेलवे सिर्फ ट्रेनें नहीं बढ़ा रहा बल्कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। बिल्कुल। और इसी स्टैंडर्ड की वजह से ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस 7.5 करोड़ के आंकड़े को थोड़ा और सहज बनाते हैं। लगभग 6 सालों में 7.5 करोड़ यात्री। इसका मतलब है औसतन हर महीने आप मान लीजिए लगभग 12 से 13 लाख लोग वंदे भारत में सफर कर रहे हैं। हर महीने औसतन। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये हर महीने ईडन गार्डन स्टेडियम को लगभग 15 बार भरने जैसा है। वाह। और ध्यान रहे ये औसत है। जैसे जैसे नई ट्रेनें जुड़ती गईं, ये संख्या हर महीने बढ़ती ही गई है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि रेलवे ने साबित कर दिया कि एक सरकारी कंपनी भी प्रीमियम सर्विस दे सकती है। क्या ये सही आकलन है या इसका महत्व सिर्फ आर्थिक है? देखिए, ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये रणनीतिक है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। रेलवे ने ये साबित किया है कि वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना और चला सकता है। लेकिन इसका असली महत्व ये है कि इसने यात्रियों के एक ऐसे वर्ग को अपनी ओर खींचा है जो स्पीड, आराम और विश्वसनीयता के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। अच्छा। ये वो यात्री हैं जो शायद पहले फ्लाइट लेते या अपनी कार से जाते। रेलवे ने एक नया बाजार बना लिया है। और ये जो विस्तार का पैमाना है, ये सिर्फ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई तक ही सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये नेटवर्क अब सिर्फ बड़े महानगरों को नहीं, बल्कि जैसे तिरुपति जैसे धार्मिक केंद्रों को, मैसूर जैसे पर्यटन स्थलों को और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक हब को भी जोड़ रहा है। बिल्कुल। ये एक तरह से नए आर्थिक गलियारे बना रहा है जहां बिजनेस और लेजर ट्रैवल दोनों पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गए हैं। ये आंकड़े तो कमाल के हैं, लेकिन आंकड़े हमें ये नहीं बताते कि सफर करने में कैसा लगता है। क्या ये सच में शताब्दी से इतना अलग है कि लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं? चलिए अब अनुभव की बात करते हैं। जरूर। और क्योंकि वंदे भारत की सफलता की कहानी असल में अनुभव की ही कहानी है। ये सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, ये उस जर्नी को कंफर्टेबल बनाना है। सबसे पहले तो स्पीड की बात आती है। सेमी हाई स्पीड डिजाइन जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ट्रेन की क्षमता 160 की है, पर क्या हमारी पटरियां उसे सपोर्ट करती हैं? कई बार सुनने में आता है कि औसत गति उतनी ज्यादा नहीं होती। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और हम इस पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाँ, भले ही ये हर जगह 160 की रफ्तार से न चले, फिर भी इसका एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन पारंपरिक ट्रेनों से कई बेहतर है। इससे ये कई रूट्स पर यात्रा के समय में 15% से 25% तक की कटौती कर देती है। 15 से 25%? जी, जो 8 घंटे की यात्रा में 1 से 2 घंटे बचाने के बराबर है। और ये बहुत मायने रखता है। और ट्रेन के अंदर का माहौल, क्या वो भी एक बड़ा फर्क पैदा करता है? ऑन बोर्ड वाईफाई, बेहतर सीटें, साफ सुथरे टॉयलेट्स?
हाँ, और इसी बात को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं तो ये सिर्फ सुविधाओं की लिस्ट नहीं है, ये माइंडसेट में बदलाव पर है। सालों से भारतीय रेल यात्री खराब स्वच्छता और असुविधा के आदी हो चुके थे। सही बात है। वंदे भारत ने उस एक्सपेक्टेशन को बदल दिया है। अब लोग उम्मीद करते हैं कि ट्रेन साफ होगी, टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक होगा और उन्हें अपनी सीट पर ही अच्छी सर्विस मिलेगी। इसने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। दिलचस्प बात है। तो क्या इसकी वजह से लोगों के ट्रैवल करने का तरीका बदल रहा है? क्या लोग अब बस या अपनी कार छोड़कर वंदे भारत को चुन रहे हैं? हमारे सोर्सेज यही बताते हैं। कई रूट्स पर एक मॉडल शिफ्ट देखा जा रहा है, खासकर 500-600 किलोमीटर तक की दूरी के लिए, जहां फ्लाइट लेने में वो एयरपोर्ट पर लगने वाला समय मिलाकर कुल यात्रा का समय लगभग बराबर हो जाता है। वहां लोग वंदे भारत को तरजीह दे रहे हैं। अच्छा। यह सड़क से रेल की ओर एक वापसी है, लेकिन एक बेहतर अनुभव की शर्त पर। ठीक है, तो ये साफ है कि वंदे भारत अपने सेगमेंट में एक बड़ी हिट है। लेकिन अब इसे भारतीय रेलवे की बड़ी तस्वीर में रख के देखते हैं। भारतीय रेलवे तो एक समंदर है जो हर साल अरबों लोगों को सफर कराता है। कोविड से पहले ये आंकड़ा सालाना 700 करोड़ से भी ज्यादा था। बिल्कुल। और उस समंदर में 7.5 करोड़ एक बूंद जैसा लग सकता है, लेकिन यहां हमें खेल को समझना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वंदे भारत भारतीय रेलवे के लिए एक क्रांति है या बस एक महंगा शोपीस? आंकड़े बताते हैं कि यह एक रणनीतिक जीत है। रणनीतिक जीत? जी, यह वॉल्यूम का खेल नहीं बल्कि वैल्यू का खेल है। इसे थोड़ा और समझाइए। वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू। देखिए, भारतीय रेलवे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जहां टिकट की कीमतें बहुत कम रखी जाती हैं। ये वॉल्यूम का खेल है। लेकिन रेलवे को अपने आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए मुनाफे की भी जरूरत है। वंदे भारत वैल्यू सेगमेंट को टारगेट करता है। अच्छा। रेलवे ने उस यात्री वर्ग को पकड़ लिया है जो कीमत से ज्यादा अनुभव को तवज्जो देता है, और यही वर्ग रेलवे के भविष्य की कमाई का इंजन बन सकता है। तो इसका मतलब है कि वंदे भारत से होने वाली कमाई ज्यादा है? निश्चित रूप से। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इन ट्रेनों में प्रति सीट राजस्व पारंपरिक लंबी दूरी की ट्रेनों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। आसान शब्दों में कहें तो रेलवे इन ट्रेनों से प्रति यात्री ज्यादा कमाई कर रहा है। ये एक प्रॉफिटेबल मॉडल है जो रेलवे को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और शायद दूसरी सेवाओं को सब्सिडाइज करने में भी मदद करता है। तो ये सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली ट्रेन नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल भी है। ये तो हुई अब तक की कहानी। हाँ, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है। और होना भी चाहिए, क्योंकि कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो शायद अब शुरू होने वाला है। मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर। ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, वंदे भारत स्लीपर का मतलब है कि आप रात को दिल्ली में सोएं और सुबह मुंबई में अपनी मीटिंग के लिए तरोताजा उतरें, वो भी बिना एयरपोर्ट की भाग दौड़ के। ये तो हवाई यात्रा के बिजनेस क्लास को सीधी टक्कर दे सकता है। सीधी टक्कर। इसे लंबी दूरी की और रात भर की यात्रा के लिए डिजाइन किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जल्द ही पटरियों पर होगी। ये उन यात्रियों को अपनी ओर खींचेगा जो अभी राजधानी या दुरंतो जैसी ट्रेनों पर निर्भर हैं। लेकिन क्या यह पहले दिन से ही राजधानी के आराम को टक्कर दे पाएगा? राजधानी का एक अपना कंफर्ट लेवल है जो सालों में बना है। ये एक अच्छा सवाल है। सोर्सेज के मुताबिक डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है। बेहतर शॉक एब्जॉर्बर ताकि झटके कम लगें, बेहतर एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग वगैरह, और हर बर्थ के लिए बेहतर लाइटिंग और चार्जिंग पॉइंट्स। इसका मकसद सिर्फ राजधानी की बराबरी करना नहीं बल्कि उससे बेहतर अनुभव देना है। इसके अलावा नेटवर्क का विस्तार तो जारी ही है। हमने उडुपी, कारवार और जोधपुर दिल्ली कैंटोनमेंट जैसे नए रूट्स के बारे में सुना है। हाँ, नेटवर्क लगातार छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच रहा है। लेकिन सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, अनुभव को और बेहतर बनाने पर भी काम चल रहा है। जैसे कुछ वंदे भारत ट्रेनों में स्थानीय व्यंजनों को परोसने का ट्रायल किया जा रहा है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, और IRCTC भी अपनी कैटरिंग सेवाओं को अपग्रेड कर रहा है ताकि यात्रियों को ताज़ा और स्वादिष्ट खाना मिले। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक अच्छी चाय या एक स्वादिष्ट भोजन पूरी यात्रा के अनुभव को बदल सकता है। जरूरी है, बेहद जरूरी। और सबसे पहली चुनौती वही है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, स्पीड। हाँ, स्पीड। तो इसका मतलब है कि हमने एक फरारी खरीद ली है, लेकिन उसे चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ शहर की सड़कें हैं, हाईवे नहीं। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ट्रेनें 160-180 किलोमीटर के लिए बनी हैं, पर हमारी पटरियां और सिग्नलिंग सिस्टम दशकों पुराने हैं। ठीक यही बात। ज्यादातर भारतीय ट्रैक उस गति के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें
पटरियों को मजबूत करना, बाड़ लगाना ताकि कोई जानवर या इंसान ट्रैक पर ना आ सके, और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाना शामिल है। ये एक बहुत बड़ा और महंगा काम है, इसलिए कई रूट्स पर वंदे भारत अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाती। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में कितना खर्च और समय लगेगा? क्या ये वंदे भारत के टिकट की कीमत में झलकेगा? देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें अरबों डॉलर का निवेश लगेगा। सरकार इस पर मिशन रफ्तार जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रही है, लेकिन पूरे नेटवर्क को अपग्रेड करने में कई साल लगेंगे। जहां तक कीमत की बात है तो ये एक मुश्किल संतुलन है। रेलवे को लागत भी निकालनी है और टिकट को आकर्षक भी बनाए रखना है। सही है। और एक और बात, क्या सभी रूट्स पर वंदे भारत उतनी ही सफल है? ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सफलता एक जैसी नहीं है। दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद या बेंगलुरु हैदराबाद जैसे प्रमुख गलियारों में ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज्यादा है और ट्रेनें लगभग फुल चलती हैं। लगभग फुल? हाँ, लेकिन कुछ छोटे या कम लोकप्रिय रूटों पर यात्रियों की संख्या उतनी नहीं है। वहां रेलवे को या तो किराया कम करना पड़ता है या फिर उन रूट्स की वायबिलिटी पर दोबारा सोचना पड़ता है। हर रूट एक गोल्ड माइन नहीं है। तो ये साफ है कि तस्वीर गुलाबी है, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। चलिए, तो अब तक की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। हमने वंदे भारत के 7.5 करोड़ यात्रियों के आंकड़े के पीछे की पूरी कहानी को खंगाला और हमने पाया कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के एक नए अध्याय की शुरुआत है। बिल्कुल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि यात्रियों ने इसे हाथों हाथ लिया है, जो उनकी बदलती उम्मीदों को दिखाता है। सही। दूसरा, नेटवर्क का विकास जबरदस्त रहा है। एक ट्रेन से 164 से ज्यादा ट्रेनों तक पहुंचना एक बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी है। तीसरा, इसने यात्रा की गुणवत्ता का बेंचमार्क ही बदल दिया है। ये दिखाता है कि भारतीय रेलवे वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे सकता है। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये एक रणनीतिक सफलता है। ये वॉल्यूम का नहीं, वैल्यू का खेल है, जो न सिर्फ यात्रियों का अनुभव बेहतर कर रहा है, बल्कि रेलवे के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। तो कुल मिलाके 7.5 करोड़ का ये आंकड़ा एक बेहद सफल प्रयोग की कहानी कहता है, जिसने भारतीय रेलवे के प्रीमियम सेगमेंट को एक नई पहचान दी है। हाँ, और ये हमें भविष्य से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। और वो क्या है? जैसे जैसे ये प्रीमियम हाई स्पीड सेवाएं बढ़ रही हैं और अब स्लीपर संस्करण भी आ रहे हैं, तो सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रेलवे कैसे बदल रहा है। असली सवाल यह है कि ये भारत में शहरों के बीच यात्रा के पूरे ताने बाने को, पूरे इकोसिस्टम को कैसे बदल सकता है। मतलब इसका असर सिर्फ ट्रेन यात्रा पर ही नहीं, बल्कि हवाई यात्रा और सड़क परिवहन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। क्या हम यात्रियों का एक नया वर्ग उभरते हुए देखेंगे, जो अब फ्लाइट की जगह रात भर की आरामदायक ट्रेन यात्रा को चुनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, एक ही पटरियों पर चलने वाली इन प्रीमियम तेज रफ्तार वाली ट्रेनों और हमारी पारंपरिक धीमी गति वाली ट्रेनों के भविष्य का क्या होगा? क्या हम अनजाने में एक ही नेटवर्क पर दो भारत के लिए दो अलग-अलग रेलवे सिस्टम बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशक में मिलेगा और जो भारतीय रेलवे की दिशा तय करेगा।